नमस्कार साथियों, आप सभी का आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए नागरिक शास्त्र भाग 22 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी एक दिवसीय परीक्षाओं एवं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा तथा इंटर की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। तो आइए इन सभी प्रश्नों का हम लोग चयन जो किए हैं उसे अच्छे से याद कर लें और आपका ज़्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करते हुए प्रश्न 1 है, नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग कितने लोगों का चुनाव होता है? आप सभी जानते हैं नगर पालिकाएं और ग्राम पंचायतें स्थानीय शासन होते हैं और इन शासनों के लिए यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है 36 लाख। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों के लिए लगभग 36 लाख लोगों का चुनाव होता है। प्रश्न 2, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है 28। भारत में वर्तमान में कुल 28 राज्य संघीय राज्य हैं। पहले 29 राज्य थे, किंतु जम्मू कश्मीर को केंद्रीय दर्जा प्राप्त हो जाने के पश्चात एक राज्य हट जाने से अब भारत में कुल 28 संघीय राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, क्योंकि जहां 7 केंद्र शासित प्रदेश थे वहां जम्मू कश्मीर को लद्दाख और जम्मू 2 डिवीजनों में बांटकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ा दिए गए। इस तरह केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 9 हो गई है। प्रश्न 3, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 22। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। प्रश्न 4, संविधान में निम्नलिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है शिक्षा। दोस्तों, शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया है। सूचियां 3 होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जहां संघ सूची में रेलवे, संचार, बैंकिंग, मुद्रा, रक्षा, विदेशी मामले आते हैं, वहीं राज्य सूची में पुलिस, कृषि, सिंचाई, व्यापार और वाणिज्य आता है तथा समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि आता है। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र सरकार दोनों को होता है, लेकिन जब दोनों के कानूनों में टकराव हो तो केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। प्रश्न 5, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 9। वर्तमान समय में जम्मू कश्मीर को राज्य सूची से हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसके कारण अब राज्यों की संख्या 28 और जम्मू कश्मीर व लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाने के कारण केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7 से बढ़कर 9 हो गई है। इसलिए
ऑप्शन ए सही है। प्रश्न 6, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, तो यह किसके मध्य होता है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है केंद्र एवं राज्यों की इकाइयों के मध्य। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है और इस अधिकार विभाजन में केंद्र का अधिकार मजबूत होता है। हालांकि राज्यों को भी अधिकार दिए जाते हैं, किंतु जहां अधिकारों का टकराव हो उस जगह पर केंद्र का अधिकार ज्यादा मान्य होता है। प्रश्न 7, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब से कब तक चला था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है 1954 ईस्वी से 1968 ईस्वी तक। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट ने मोंटगोमरी प्रशासन को बस सितका में सुधार आंदोलन के संबंध में किया था और इस तरह से अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत की गई थी और यह आंदोलन 1954 से 1968 के बीच हुआ था। प्रश्न 8, ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने किस तरह अमेरिकी खिलाड़ियों के प्रति अपना समर्थन जताया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है मानवाधिकार का बिल्ला लगाकर। ऑस्ट्रेलिया के धावक पीटर नॉर्मन ने अमेरिकी खिलाड़ियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था उस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए पीटर नॉर्मन ने मानवाधिकार बिल्ला लगाकर इसका विरोध दर्ज कराया था और यह विरोध टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के खिलाफ होने जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको सबक सिखाने के लिए अश्वेती शक्ति को मजबूत करने के लिए किया था। प्रश्न 9, अश्वेत शक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ और कब तक चलता रहा? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1966 ईस्वी से 1975 ईस्वी तक। दोस्तों, अश्वेत शक्ति आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसका उद्देश्य अश्वेत लोगों के विरुद्ध होने वाले नस्ल पर आधारित भेदभाव को समाप्त करना था और मार्टिन लूथर किंग इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। प्रश्न 10, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में चलाए गए थे। इस आंदोलन के माध्यम से अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अथक प्रयास किया था। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक ऐसा देश है जिस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विभाजन का सामना करना पड़ा और वह देश को आर्थिक रूप से कमजोर करने का पूरी तरह प्रयास किया गया और इससे हमें यह सबक मिलती है कि कभी भी देश को धार्मिक और जातीय भावनाओं की हवा अगर हम देंगे तो ऐसा देश कभी भी एकता के सूत्र में स्थापित नहीं हो पाएगा। प्रश्न 12, मैक्सिको ओलंपिक खेल में किन दो खिलाड़ियों ने अमेरिका में चल रहे नस्लवाद का विरोध किया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से
सही ऑप्शन सी है टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस। दोस्तों, जो ये नस्ल भेद का आंदोलन है वह किसी देश या समाज में नस्ल के आधार पर कुछ लोगों को नीचा या हीन समझना नस्ल भेद कहलाता है। और नस्ल भेद के आधार पर भेदभाव करना या श्वेत अश्वेत लोगों की भावनाओं को आपस में बुरा बर्ताव के द्वारा भड़काना, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति अपनाई गई थी और अश्वेतों को सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। यह एक बहुत ही गैर कानूनी कार्य है। इससे समाज हमारा सामुदायिक, सांस्कृतिक या जातीय आधार पर बढ़ जाता है और इसे हमें रोकना चाहिए। मेक्सिको ओलंपिक खेल में टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस ने भी इस परंपरा का विरोध किया था। प्रश्न 13, आयरलैंड में कौन कौन से समूह के लोग रहते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट समूह के लोग रहते हैं, जहां पर कैथोलिक धर्म एक पुराना धर्म है जो सनातन है। बाद में इस धर्म में पादरियों के अंदर विभिन्न प्रकार की बुराइयां उत्पन्न हो जाने के कारण मार्टिन लूथर ने एक नए धर्म को आंदोलित करके समाज में स्थापित किया, जिसे हम प्रोटेस्टेंट धर्म के नाम से जानते हैं। और कैथोलिक में व्याप्त बुराइयों को इन्होंने नष्ट करने का पूरा प्रयास किया। प्रश्न 14, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है जर्मनी और स्वीडन। समरूप समाज का अस्तित्व जर्मनी और स्वीडन देशों में पाया जाता है, जहां समाज में समानता स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न 15, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है जन्म। सामाजिक विभाजन अधिकांशतः जन्म के आधार पर होता है। हम जन्म के आधार पर ही लोगों को समाज में बांट देते हैं, जबकि वास्तव में जन्म से कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। हमारे द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर ही वास्तविक हमारी पहचान होनी चाहिए और यह बहुत ही समाज के अंदर एक गलत परंपरा है। इसे जितना ज्यादा हो सके दूर करने का प्रयास करने चाहिए। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया एक ऐसा देश रहा जहां जातीय और धार्मिक भावनाओं के आधार पर लोगों को बांट दिया गया। प्रश्न 17, निम्नलिखित में से किस समय भारत में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होती हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है पंचायत। भारत में महिलाओं के लिए पंचायतों में 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं और भारत में जितनी भी पंचायतें हैं उनमें महिलाओं को चुनाव में भाग लेने का पूरा अधिकार दिया गया है, जिससे महिलाएं भी समाज में आगे बढ़ चढ़कर भाग लें, अपने अस्तित्व को समझें और समाज में व्याप्त बुराइयों से दूर हटे। प्रश्न 18, भारत में 2011 ईस्वी में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत दर कितनी थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है पुरुष 82%, महिला 65%। भारत में शुरू से ही महिलाओं की उपेक्षा की गई है और महिलाएं शिक्षा के क्षेत्र में पुरुषों से बहुत अभी भी पीछे हैं। हमें महिलाओं के विकास के लिए, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए सतत प्रयास करना चाहिए। महिलाओं को शिक्षित
होने के अवसर दिए जाने चाहिए। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जब तक महिलाएं हमारे समाज में उन्नति की ओर आगे नहीं बढ़ेंगी, दहेज प्रथा से लेकर और उनको प्रताड़ित करने की समाज में सोच नहीं बदलेगी। इसलिए सदैव महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा और अधिक अच्छा बनने का प्रयास करना होगा। प्रश्न 19, भारत में लिंगानुपात कितना है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 943। भारत में लड़कियों के प्रति सोच कमजोर होने के कारण हमारे समाज में लड़कियों को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता। ज्यादातर महिलाओं को गर्भ में ही मार दिया जाता है। तो आज भी हमारे भारत में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं ही पाई जाती हैं। और आज समाज में दहेज प्रथा की अधिकता होने के कारण महिलाओं की संख्या में निरंतर हमारे देश में कमी होती जा रही है और यह एक चिंता का विषय है। प्रश्न 20, भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहां लिंगानुपात सबसे अधिक है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है केरल। भारत का एक ऐसा राज्य केरल जहां महिलाओं की संख्या अधिक है, वहां पर महिलाएं ज्यादा शिक्षित भी हैं, जागरूक भी हैं और पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की वहां समाज में इज्जत भी ज्यादा है। प्रश्न 21, महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कितनी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 1/3। महिला संगठनों और कार्यकर्ताओं के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए, ऐसी मांग शुरू से ही उठ रही है। लेकिन आज भी हमारे तमाम राजनीतिक पार्टियों द्वारा महिलाओं को उतना सीटें नहीं प्रदान की जा रही है जितना उन्हें मिलनी चाहिए। आज भी लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं की संख्या बहुत ही नगण्य है। प्रश्न 22, एक ऐसे समुदाय के लोग जो साधारणतया पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और जिनका बाकी समाज से अधिक मेलजोल नहीं है, यह भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है अनुसूचित जनजातियां। दोस्तों, अनुसूचित जनजातियां समाज में बहुत ही पिछड़ी हुई हैं और आज भी ऐसे लोगों को समाज में वह स्थान नहीं प्राप्त हो पा रहा है जो उन्हें मिलना चाहिए। वे आज भी समाज से अलग हैं, उनका समाज से कोई मेल जोल नहीं है और यह एक बहुत ही चिंता का विषय है। प्रश्न 23, वह हिंदू जातियां जिन्हें हिंदू सामाजिक व्यवस्था में अछूत माना जाता था और भेदभाव तथा तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता था, यह भारतीय समाज के किस वर्ग के हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है अनुसूचित जातियां। अनुसूचित जातियां हमारे समाज में एक ऐसी जाति रही है जो हिंदू समाज में बहुत ही पिछड़े स्तर पर है। इन्हें भेदभाव और तिरस्कार की दृष्टि से देखा जाता है। समाज में इन्हें वह इज्जत प्राप्त नहीं है। केवल सरकार कुछ मामले में आरक्षण के माध्यम से इन्हें समाज में समानता की दृष्टि को बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। हमें आशा है कि समाज में इन्हें समानता की दृष्टि से समय के साथ देखा जाने लगेगा। महात्मा गांधी ने भी इन अछूत जातियों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए समय समय पर प्रयास किया। प्रश्न 24, दुनिया के किस हिस्से या देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। दुनिया के
ऐसे देश हैं ये स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, जहां की सार्वजनिक जीवन में भी महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। हमें भी इन देशों से महिलाओं के द्वारा और महिलाओं के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रति लगाव रखना होगा और अपने देश में महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयास करना होगा। प्रश्न 25, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है 5% से कम। भारत में राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का जो प्रतिनिधित्व है वो बहुत कम है और लगभग राज्य की विधानसभाओं में 5% से भी कम महिलाएं कार्य करती हैं, जिसके कारण महिलाओं के प्रति उपेक्षा व्याप्त है। हमारे देश की लगभग 50% जनसंख्या महिलाओं से भरी है, इसलिए उन्हें 50% से कम हिस्सेदारी नहीं मिलनी चाहिए। प्रश्न 26, विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे परिवार से जुड़े मसलों पर संबंधित कानून क्या कहलाता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है पारिवारिक कानून। पारिवारिक कानून जो होते हैं वे विवाह, तलाक, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे जुड़े मामलों से संबंधित होते हैं। वे सभी पारिवारिक कानून हैं। हमारे देश में सभी धर्मों के पारिवारिक कानून अलग अलग तरह के होते हैं। प्रश्न 27, धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, यह शब्द किसने कहे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। दोस्तों, महात्मा गांधी ने यह बात कहा था कि भारत के अंदर धर्म को राजनीति से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आज भी हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वे धर्मों से जोड़ दिए जाते हैं। लोगों को धर्म के आधार पर समाज में विखंडित किया जाता है और आज भी यह अनुमान लगाया जाता है कि जिस जाति धर्म के लोग जिस क्षेत्र में ज्यादा होंगे उस धर्म का या उस समाज का व्यक्ति चुनाव में जीत दर्ज कर सकता है। प्रश्न 28, भारत में कहां औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है पंचायती राज की संस्थाएं। भारत में महिलाओं के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आज भी पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है और लगभग 33% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस तरह से जब महिला किसी गांव से सबल होकर निकलेगी तो वह राष्ट्र स्तर तक अपनी ऊंचाइयों को बना लेगी और समाज में उनका स्थान उन्हें मिल जाएगा। प्रश्न 29, धर्मनिरपेक्ष राज्य में क्या होता है? धर्म का उस जगह पर क्या स्थान है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है सभी धर्मों को समान समझना। धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान समझा जाता है। किसी भी राष्ट्र का अपना कोई धर्म नहीं होता, बल्कि उस राज्य में जितने भी लोग रहते हैं वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने धर्मों को मान सकते हैं। किसी से धर्म के आधार पर पक्षपात नहीं होता है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है 1992 में। भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 में हुई थी। दोस्तों, पंचायती राज गांव से शुरुआत होती है और यह माना जाता है कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, गांव से जुड़ा हुआ देश है और यहाँ ग्राम स्तर की जनता जब अपने न्याय प्रणाली को सुदृढ़ बना लेगी तो समाज में सभी को न्याय मिलने लगेगा। इसी कारण आज भी हमारे समाज में पंचायतों को सबल बनाने के लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक,
सभी स्तर से प्रयास जारी है। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आपके लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन सवालों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाए गए थे? और प्रश्न 2 है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें, और यदि उत्तर बताने में कोई असुविधा हो तो वीडियो को पूरा अच्छे से देखें। और यदि आप आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे हमारे द्वारा नित्य प्रति जो वीडियो बनाए जा रहे हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। आपके दोस्त शुभचिंतक भी इससे लाभान्वित हों, अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो ज्यादा से ज्यादा आप हमारे द्वारा प्रसारित वीडियो को प्रसारित करें। मैं आप सभी के लिए निःशुल्क वीडियो नियमित रूप से बना रहा हूं, इसलिए हम ये आशा है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो यह आपके द्वारा हमें भी निःशुल्क उपहार होगा और समाज में अच्छे लोगों को आगे बढ़ाने में एक आपके द्वारा सहयोग होगा। कल आप सभी के लिए मैं इतिहास भाग 23 प्रस्तुत करूंगा, तो देखना न भूलें। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।